जनाब, यह तो बिल्कुल मेरी माँ के ब्रोच जैसा है। विक्रम सिंह राठौर का हाथ हवा में ही रुक गया। उनके हाथ से चम्मच छूटकर फर्श पर गिर गया। वह नौजवान विक्रम के सीने पर लगे ब्रोच को घूर रहा था। दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही ब्रोच थे। एक उन्होंने 30 साल पहले उस औरत को दिया था जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, और दूसरा इस वक्त उनके सीने पर लगा था। और अब यह नौजवान कह रहा था कि उसकी माँ के पास भी बिल्कुल वैसा ही ब्रोच है। आखिर यह क्या कहानी थी? इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार भेजेंगे तो यह गर्माहट और भी लोगों तक पहुंचेगी। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपके लिए वहां खुशियों की दुआ कर सकें। विक्रम सिंह राठौर बिना छाते के दिल्ली की बारिश में भीगते हुए चल रहे थे। वह एक कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले थे। ड्राइवर ने गाड़ी तैयार रखी थी, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। वह ऑफिस वापस नहीं जाना चाहते थे। नंबरों से भरी फाइलें, अंतहीन बैठकें, आज यह सब उन्हें घुटन भरा लग रहा था। उनके कदम अपने आप पुरानी दिल्ली की गलियों की ओर बढ़ गए। 30 साल पहले वह आरोही के साथ इन्हीं गलियों में घूमा करते थे। अब सब कुछ बदल चुका था, लेकिन हवा में आज भी एक जानी पहचानी महक थी। विक्रम रुक गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। अचानक उन्हें आरोही की आवाज याद आई। वह कहती थी, बारिश के दिनों में छोले भटूरे खाने चाहिए। वे एक छोटे से कमरे में एक दूसरे के बगल में बैठकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते थे। वे गरीब थे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खुश थे। विक्रम का हाथ उनके कोट की जेब में गया। उनकी उंगलियों ने एक छोटे से ब्रोच को छुआ। यह मोर पंख के आकार का ब्रोच था, जिसमें लाल माणिक जड़ा था। 30 साल बीत गए थे, लेकिन यह आज भी चमक रहा था। पंख की तीसरी लड़ी में जड़ा माणिक दिल की तरह गर्म महसूस हो रहा था। गली के मोड़ पर उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखा। पुराने बोर्ड पर लिखा था, रोवी ढाबा। विक्रम के कदम रुक गए। रोवी, यह नाम उनकी आंखों के सामने धुंधला गया। अगर हमारा बच्चा हुआ तो उसका नाम रोवी रखेंगे। तुम्हारे नाम रो और मेरे नाम विस से। एक छोटे से कमरे में आरोही के पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने यह बात कही थी। आरोही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया था। हाँ, रोवी, कितना प्यारा नाम है। विक्रम उस बोर्ड को देखते रहे। उनके दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वह अनजाने में ही दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। गर्म हवा ने उनके चेहरे को छुआ। गर्मागर्म छोले की महक उनकी नाक में भर गई। आइए साहब, एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। एक 20-21 साल का नौजवान मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा साफ सुथरा था और आंखों में एक गर्मजोशी थी। उसे देखकर विक्रम को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया। एक प्लेट छोले भटूरे। विक्रम एक कोने की मेज पर बैठ गए। उन्होंने अपना गीला कोट उतारकर बगल में रख दिया और अपनी टाई ढीली की। 30 साल बाद ऐसे साधारण ढाबे में बैठना अजीब लग रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली उनका मन शांत था। नौजवान पानी का गिलास लेकर आया। आप बहुत भीग गए हैं। 1 मिनट रुकिए। वह रसोई में गया और एक साफ तौलिया ले आया। इससे पोंछ लीजिए। गर्मा गर्म छोले खाकर आपको अच्छा लगेगा। शुक्रिया। विक्रम ने पानी का एक घूंट पिया। वह नौजवान को वापस रसोई में जाते हुए देखकर सोचने लगे, अगर उस वक्त हमारा बच्चा पैदा हुआ होता तो क्या वह इसी उम्र का होता। छोले भटूरे आ गए। गर्मागर्म भटूरों से भाप निकल रही थी। विक्रम ने एक निवाला तोड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे मुंह में रखा, उनकी आंखों में आंसू आने को हो गए। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे आरोही बनाती थी। अच्छे से खाइए। नौजवान फिर से उनके पास आकर बोला। उसकी नजर विक्रम के कोट पर गई, या यूं कहें कि कोट पर लगे ब्रोच पर। नौजवान की आंखें फैल गईं। साहब, उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी। यह आपको कहां से मिला? विक्रम खाते खाते रुक गए। उन्होंने देखा कि नौजवान उनके ब्रोच की ओर इशारा कर रहा है। उनका दिल डूब गया। क्या हुआ? यह ब्रोच, यह मोर पंख के आकार का है और इसकी तीसरी लड़ी में लाल माणिक है ना? नौजवान एक कदम और पास आया। एक घुटन भरी खामोशी छा गई। यह बिल्कुल मेरी माँ के ब्रोच जैसा है। ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। विक्रम की उंगलियां कांप रही थीं। चम्मच प्लेट से टकराकर एक तेज आवाज हुई। क्या कहा तुमने? नौजवान ने धीरे से कहा,
मेरी माँ के पास जो ब्रोच है वह बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बचपन से देखा है, वह हूबहू ऐसा ही है, खासकर तीसरी लड़ी में लगा वह माणिक। आमतौर पर ब्रोच के आखिर में कुछ खास होता है, लेकिन मेरी माँ के ब्रोच में यह तीसरी लड़ी में है। नौजवान की आवाज में एक बेताबी थी। माँ उसे बहुत संभाल कर रखती हैं। उन्होंने एक दिन के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया। इसीलिए मुझे चिंता होती है, अगर कहीं वह खो गया तो माँ को बहुत सदमा लगेगा। इसलिए मैं उनके लिए पहले से ही एक और खरीद कर रखना चाहता था। विक्रम सांस नहीं ले पा रहे थे। नौजवान का एक एक शब्द उनके दिल में चुभ रहा था। एक बार मैं माँ से छिपाकर ब्रोच को जौहरी की दुकान पर ले गया था, वैसा ही एक और बनवाने के लिए, लेकिन वहां और दूसरी सब जगहों पर एक ही जवाब मिला, यह हाथ से बना है और बिल्कुल वैसा ही दूसरा मिलना नामुमकिन है। नौजवान ने फिर से विक्रम के ब्रोच को देखा। लेकिन आपका यह ब्रोच बिल्कुल वैसा ही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने यह कहां से खरीदा? विक्रम के हाथ कांप रहे थे, उनके होंठ सूख गए थे। नौजवान की उम्मीद भरी आंखें उन्हें देख रही थीं। उन्हें पूछना था कि इस नौजवान की मां कौन है और उसे वह ब्रोच कैसे मिला। लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। यह मुझे तोहफे में मिला था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने झूठ बोला। ओहो, अच्छा। नौजवान का चेहरा उतर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता था। आरोही ने तो उस वक्त बच्चे को। साहब? नौजवान ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं, विक्रम ने बड़ी मुश्किल से कहा। उन्होंने जेब से पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि नोट फर्श पर गिर गया। साहब, आप ठीक तो हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं? नहीं, बस हो गया। खाना अच्छा था। विक्रम जल्दी से उठे। उन्होंने अपना कोट उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गए। पीछे से नौजवान कुछ कह रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वह सुन नहीं सकते थे। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। बारिश अब भी हो रही थी। विक्रम दुकान के बाहर रुक गए। उनके सीने पर एक भारी बोझ था। उनके हाथ अपने आप ब्रोच पर चले गए। विक्रम बारिश में चलते रहे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुके नहीं। रोवी ढाबा का बोर्ड धीरे धीरे दूर होता गया, लेकिन उस नौजवान का चेहरा उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। आरोही जैसी वे आंखें उनका पीछा कर रही थीं। तुमने तीसरी लड़ी में माणिक क्यों जड़ा? क्योंकि तीसरी लड़ी दिल के सबसे करीब होती है। आरोही को ब्रोच देते वक्त कहे गए उनके शब्द कानों में गूंज रहे थे। चेयरमैन साहब, आप ठीक हैं? डायरेक्टर की आवाज सुनाई दी। विक्रम होश में आए। मीटिंग रूम में बैठे सारे अधिकारी उन्हें ही देख रहे थे। दोबारा बताइए, विक्रम ने कहा। डायरेक्टर ने घबराकर फिर से फाइलें खोलीं। नंबर उनकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन कुछ भी उनके दिमाग में नहीं जा रहा था। यह बिल्कुल मेरी माँ के ब्रोच जैसा है। उस नौजवान की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। विक्रम का हाथ अनजाने में उनके सीने पर गया, वह जगह जहां ब्रोच होना चाहिए था। आज सुबह वह जल्दबाजी में उसे पहनना भूल गए थे। चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी ने धीरे से पुकारा, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। विक्रम उठ खड़े हुए। अधिकारी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आमतौर पर इस मुद्दे पर 2-3 घंटे की चर्चा होती थी। रिपोर्ट्स मुझे मेल कर देना, मैं देखकर बताता हूं। विक्रम मीटिंग रूम से बाहर निकल आए। उन्होंने कॉरिडोर में चलते हुए अपनी टाई ढीली की। उन्हें घुटन हो रही थी। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उन्होंने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। उन्होंने डेस्क की दराज खोली। एक छोटी सी मखमल की डिब्बी रखी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने डिब्बी निकालकर खोली। लाल माणिक चमक उठा। मोर पंख के आकार का ब्रोच, जिसकी तीसरी लड़ी में माणिक जड़ा था। विक्रम ने ब्रोच को हाथ में लिया। उसका वजन महसूस हुआ। 30 साल पहले जैसा ही वजन था। उन्होंने एक दिन के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया। नौजवान की बात फिर से याद आई। उनका दिल बैठ गया। अगर यह सच है तो, अगर आरोही ने वाकई इस ब्रोच को अब तक संभाल कर रखा है तो। विक्रम कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने माणिक को देखा। उसकी लाल चमक दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। उन्हें 30 साल पहले का वह दिन याद आया जब उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में यह ब्रोच बनाया था।
विक्रम ने पूरी रात जागकर धातु को तराशा था। उन्होंने पंख के हर मोड़ को बड़ी मेहनत से बनाया था। माणिक कहाँ लगाना है, यह सोचते सोचते उन्होंने तीसरी लड़ी को चुना था। तीसरी लड़ी ही क्यों? आरोही ने पूछा था। क्योंकि यह दिल के सबसे करीब होती है, विक्रम ने जवाब दिया था। आरोही ने मुस्कुराते हुए ब्रोच को अपने सीने पर लगा लिया था। माणिक धूप में चमक रहा था। यह बहुत सुंदर है, दुनिया में ऐसा ब्रोच और कोई नहीं होगा। बिल्कुल, इसे मैंने खुद बनाया है। यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास है, दुनिया में सिर्फ दो। आरोही हंसी थी, एक खुशहाल हंसी। तब ऐसा ही था, वे गरीब थे लेकिन खुश थे। विक्रम ने ब्रोच नीचे रख दिया। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। उनका दिमाग घूम रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ने साफ कहा था, बच्चा नहीं रहा। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी यही था। आरोही चली गई थी और एक खत छोड़ गई थी। एक खत जिसमें लिखा था कि वह इस गरीबी से तंग आ चुकी है। लेकिन उस नौजवान का चेहरा बार बार याद आ रहा था। आरोही जैसी आंखें, वैसी ही गर्म मुस्कान, और वह ब्रोच जिसे उसकी माँ बहुत संभाल कर रखती थी। विक्रम उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना कोट उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गए। चेयरमैन साहब, शाम की मीटिंग, सेक्रेटरी ने पास आकर कहा। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज बस इतना ही, अगर कुछ जरूरी ना हो तो कल देखेंगे। विक्रम लिफ्ट में चढ़ गए। वह बेसमेंट पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठ गए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन काफी देर तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। जब वह घर पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। उन्होंने बड़े से लिविंग रूम की बत्ती नहीं जलाई। वह अंधेरे में सोफे पर बैठ गए। उन्होंने ब्रोच निकालकर अपनी हथेली पर रखा। माणिक ढलते सूरज की रोशनी में लाल चमक रहा था, जैसे कोई जिंदा दिल हो। विक्रम ने माणिक को सहलाया। आरोही, विक्रम ने धीरे से कहा, क्या यह सच में तुम हो? कोई जवाब नहीं आया। शांत कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। विक्रम ने ब्रोच को अपने सीने से लगाया। ठंडी धातु उनकी त्वचा से टकराई, लेकिन माणिक गर्म था। खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां एक एक करके जल रही थीं। विक्रम अंधेरे में बैठे ब्रोच को देखते रहे। उसकी लाल चमक और गहरी होती जा रही थी। रात के 10 बजे के बाद ही रोहन ढाबा बंद कर पाया। उसने मेजें साफ की और दिन का हिसाब किया। बर्तन धोकर उसने ढाबे की बत्ती बंद कर दी। दरवाजे पर ताला लगाकर वह गली में निकल गया। उसकी माँ का घर यहाँ से बस से आधे घंटे की दूरी पर था। वह खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। बारिश रुक गई थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी के गड्ढों में चमक रही थी। उसे दोपहर में मिला वह आदमी याद आ रहा था। ब्रोच वाला वह अधेड़ आदमी, जिसने छोले भटूरे लगभग खाए ही नहीं थे और जल्दी में चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई गहरा जख्म हो। बस से उतरकर वह एक तंग गली में मुड़ा। वहां एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। आरोही फ्लोरिस्ट के बोर्ड की बत्ती बंद थी। उसने दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, मैं आ गया। दरवाजा खुला। आरोही एप्रन पहने खड़ी थी। आ गए बेटा, खाना खा लिया? हाँ माँ, ढाबे पर ही खा लिया। रोहन ने जूते उतारे और अपनी माँ को देखा। उन्होंने अब भी सीने पर वह ब्रोच लगा रखा था। घर पर, दुकान पर वह हमेशा उसे पहने रहती थी। वह लिविंग रूम में गया। छोटा सा लेकिन साफ सुथरा कमरा था। वह सोफे पर बैठा तो आरोही चाय ले आई। आज ग्राहक ज्यादा थे क्या? हाँ, बारिश की वजह से शाम को काफी लोग आए थे। रोहन ने गर्म चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आरोही अपने बेटे के बगल में बैठ गई। एक शांत लम्हा गुजरा। माँ, आज एक अजीब बात हुई, रोहन ने कहा। आरोही ने मुड़कर अपने बेटे को देखा। शाम को एक साहब आए थे। बारिश में बहुत भीग गए थे। सूट पहने थे। देखकर लग रहा था कि किसी ऑफिस में काम करते हैं। रोहन एक पल के लिए रुका। उसने अपनी माँ के सीने पर लगे ब्रोच को देखा। उन्होंने बिल्कुल आपके जैसा ही ब्रोच पहन रखा था। चाय का कप पकड़े आरोही की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उन्होंने कप को जोर से पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। शायद वैसा ही दिखता होगा। आरोही की आवाज कांप रही थी। नहीं माँ, बिल्कुल वैसा ही था। मोरपंख का डिजाइन भी वही था। और सबसे बड़ी बात, रोहन ने अपनी माँ के ब्रोच की ओर इशारा किया, आपके ब्रोच की तरह ही,
बीच में एक लाल पत्थर लगा था। इतनी अजीब जगह पर लगा पत्थर मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मुझे याद रह गया। चाय का कप हल्का सा हिला, थोड़ी सी चाय छलककर उनके हाथ पर गिर गई। गर्म लगी होगी, लेकिन आरोही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ, हाथ ठीक तो हैं आप? रोहन ने टिश्यू से अपनी माँ का हाथ पोंछा। आरोही तब होश में आई और सिर हिलाया। हाँ, ठीक हूं। उन्होंने कांपते हाथों से कप को मेज पर रखा। वह आदमी कैसा दिखता था? आरोही ने पूछा। उसकी आवाज पतली और कांपती हुई थी। 50-55 के रहे होंगे। उन्होंने छोले भटूरे लगभग खाए ही नहीं। जब मैंने ब्रोच की बात की तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वह जल्दी से चले गए। आरोही का दिल बैठ गया। तुमने यह बात क्यों छेड़ी? माँ, आपको याद है जब एक बार आपका ब्रोच खो गया था? रोहन ने कहा। आपने पूरा ढाबा, पूरा घर छान मारा था। बाद में पता चला कि वह लॉन्ड्री में दिए कपड़ों में लगा रह गया था। उस वक्त आपका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि मैं डर गया था। आरोही ने अपने होंठ भींच लिए। उसे वह दिन याद आ गया जब ब्रोच नहीं मिल रहा था तो उसकी क्या हालत हो गई थी। ऐसा लगा था जैसे दिल रुक जाएगा। तभी मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए वैसा ही एक और बनवाकर रखूंगा। रोहन ने आगे कहा। आज मैंने उन साहब से पूछा था कि उन्होंने वह कहां से खरीदा। रोहन एक पल के लिए रुका। उन्होंने कहा कि उन्हें तोहफे में मिला था, इसलिए उन्हें नहीं पता। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सांस नहीं ले पा रही थी। माँ, ये आपको भी तोहफे में मिला था, है ना? आप इस ब्रोच को इतना क्यों चाहती हैं? क्या आप मुझे कभी बताएंगी? रोहन ने धीरे से पूछा। आरोही जवाब नहीं दे सकी। उसकी आंखें भर आईं। मैं थक गई हूं, आज जल्दी सोना है। आरोही जल्दी से उठी। वह लड़खड़ा गई। रोहन ने सहारा देने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने उसका हाथ झटक दिया। मैं ठीक हूं, बस पैर सुन्न हो गया था। आरोही जल्दी से अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसका हाथ उसके सीने पर गया। उसने ब्रोच को कसकर पकड़ लिया। धातु उसकी हथेली में चुभ रही थी, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। 30 साल से उसने इस ब्रोच को खुद से अलग नहीं किया था। सोते वक्त, काम करते वक्त, बीमार होने पर भी। यही एक चीज थी जो उसे विक्रम से जोड़े हुए थी। यही एक सबूत था कि वह कभी उसकी जिंदगी में था। और अब वह भी वैसा ही ब्रोच अब तक पहने हुए है। वह उससे नफरत करता होगा। उसकी याद भी उसे पसंद नहीं होगी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह जोर से रो नहीं सकती थी, कहीं रोहन न सुन ले। उसने अपने होंठ काट लिए। उसने ब्रोच को निकालकर दोनों हाथों में ले लिया। माणिक हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। आरोही ने ब्रोच को अपने माथे से लगाया और सिकुड़ कर बैठ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। 30 साल पहले की गर्मियों की बात है। विक्रम को उनके पिता ने अपने स्टडी रूम में बुलाया था। उनके पिता, ठाकुर रतन सिंह, खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैंने सुना है तुम आरोही नाम की किसी लड़की से मिल रहे हो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पिता धीरे से मुड़े। उससे मिलना बंद कर दो। नहीं। रतन सिंह की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पूछ रहा हूं? ये हुक्म है। मैं आरोही से प्यार करता हूं। प्यार? रतन सिंह हंसे। उस जैसी लड़की से? क्या खानदान है उसका? बाप एक मजदूर है और माँ एक ढाबे में काम करती है। सुना है कॉलेज भी किसी छोटे मोटे शहर से किया है। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम रतन सिंह के बेटे हो, हमारी कंपनी के वारिस। तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान की बेटी से होगी। यही तुम्हारी किस्मत है। मुझे सिर्फ आरोही चाहिए, विक्रम ने कहा। मुझे आपकी कंपनी, आपकी जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मैं आरोही के साथ रहूंगा। रतन सिंह का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम को एक थप्पड़ मारा। छटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। होश में आओ। उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। विक्रम का गाल जल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं फेरा। उन्होंने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। आरोही के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। विक्रम मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। वापस आओ, नालायक। पीछे से पिता की आवाज आई, लेकिन वह नहीं रुके। उस शाम वह आरोही से मिले। वह पार्क में बेंच के पीछे छिपी रो रही थी। आरोही। वह चौंक कर उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं।
विक्रम, तुम रो क्यों रही हो? आरोही ने सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, आरोही ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं, मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ दुखी होगे। विक्रम का दिल टूट गया। आरोही उनके सीने से लगकर रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन गई हूं। नहीं, विक्रम ने आरोही के कंधे पकड़े। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी सब कुछ हो। मैं अभी सबसे ज्यादा खुश हूं तुम्हारे साथ। मुझे पिताजी की कंपनी, जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। आरोही ने आंसू पोंछते हुए विक्रम को देखा। सच? सच? चलो, हम कहीं दूर चले जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। आरोही ने सिर हिलाया। हाँ, कहीं भी। उस रात वे दोनों घर से निकल गए। उन्होंने शहर से दूर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई, जहां वे गरीब थे लेकिन साथ थे और खुश थे। विक्रम को उनके पिता ने हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी। आरोही ने एक फूलों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। वे थक जाते थे, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हिम्मत देता था। एक शाम आरोही ने विक्रम को बताया कि वह मां बनने वाली है। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आरोही को गले लगा लिया। हम यह कर लेंगे, हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देंगे। उस दिन से विक्रम ने और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह आरोही के लिए अच्छे से अच्छा खाना लाना चाहते थे, उसे खुश रखना चाहते थे। एक दिन विक्रम ने सोचा कि वह आरोही को एक खास तोहफा देंगे, कुछ ऐसा जो वह जिंदगी भर अपने पास रख सके। उन्होंने एक ब्रोच बनाने का फैसला किया। उन्होंने रात में एक जौहरी की वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोही से कहा कि उन्हें फैक्ट्री में ओवरटाइम करना पड़ता है। उन्होंने 2 महीने तक हर रात जागकर 2 एक जैसे ब्रोच बनाए, मोरपंख के आकार के, जिनकी तीसरी लड़ी में एक खूबसूरत माणिक जड़ा था, एक आरोही के लिए और एक अपने लिए। आरोही के जन्मदिन की सुबह उन्होंने उसे वह ब्रोच दिया। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे? मैंने खुद बनाया है। विक्रम ने अपनी जेब से दूसरा ब्रोच निकाला। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। यह दुनिया में सिर्फ हम दोनों के पास है। यह हमारे दिलों का प्रतीक है। जब हम दूर भी होंगे तो इसे देखकर एक दूसरे को महसूस कर सकेंगे। आरोही रो पड़ी। मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। उस शाम उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। वे बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। 3 महीने बीत गए। आरोही का पेट अब थोड़ा दिखने लगा था। विक्रम को बच्चे के आने वाले खर्चों की चिंता सताने लगी। उन्होंने फैक्ट्री के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत थक जाते थे, दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पाते थे। एक शाम जब वह साइट पर काम कर रहे थे तो थकान की वजह से उनका पैर फिसल गया। वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। जब आरोही को खबर मिली तो वह भागकर अस्पताल पहुंची। विक्रम आईसीयू में थे, कोमा में। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल हैं। आरोही का दुनिया उजड़ गया। अस्पताल का बिल लाखों में था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबने मदद करने से मना कर दिया। मजबूर होकर आरोही ने विक्रम के पिता रतन सिंह को फोन किया। रतन सिंह अस्पताल आए। उन्होंने आईसीयू में अपने बेटे को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह आरोही को एक कमरे में ले गए। मैं अस्पताल का सारा खर्च उठाऊंगा। आरोही की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक शर्त है। रतन सिंह ने आरोही को घूर कर देखा। तुम्हें विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा और तुम्हारे पेट में जो है उसे गिराना होगा। हमारे खानदान को ऐसा वारिस नहीं चाहिए। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह विक्रम का बच्चा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें चुनना होगा, रतन सिंह ने कहा। या तो विक्रम की जान या यह बच्चा, दोनों नहीं मिल सकते। आरोही जमीन पर गिरकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन रतन सिंह का दिल नहीं पसीजा। कल सुबह तक मुझे अपना फैसला बताओ। अगर तुम नहीं मानी तो मैं विक्रम का इलाज बंद करवा दूंगा। उस रात जब रतन सिंह के आदमी आरोही को एक क्लिनिक ले जाने के लिए आए तो विक्रम की मां
गायत्री देवी वहां आ गईं। उन्होंने अपने पति का सामना किया। उन्होंने रतन सिंह को समझाया कि यह गलत है, लेकिन वह नहीं माने। तब गायत्री देवी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अस्पताल में गर्भपात का एक झूठा रिकॉर्ड बनवाया ताकि रतन सिंह और विक्रम को यही लगे कि बच्चा नहीं रहा, और उन्होंने चुपके से आरोही को एक दूर दराज के गांव में अपनी एक पुरानी वफादार दाई के पास भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म दे सके। हफ्तों बाद जब विक्रम कोमा से बाहर आए तो उनके पिता ने उन्हें वह झूठा खत और गर्भपात के कागजात दिखाए। उन्होंने विक्रम से कहा कि आरोही उन्हें पैसों के लिए छोड़कर चली गई। विक्रम का दिल टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आरोही ऐसा कर सकती है। उनके जीने की इच्छा खत्म हो गई। ठीक होने के बाद वह एक टूटे हुए दिल के साथ घर लौट आए और अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। उधर गांव में आरोही ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रोवी रखा। वह उसे लेकर शहर वापस आ गई और एक छोटी सी फूलों की दुकान खोलकर उसे अकेले पालने लगी। उसने कभी वह ब्रोच नहीं उतारा। यही उसकी हिम्मत थी। रोवी बड़ा होकर एक नेक नौजवान बना और उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा ढाबा खोला। ढाबे पर उस नौजवान से मिलने के बाद विक्रम बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को 30 साल पहले उस अस्पताल और डॉक्टर के बारे में पता लगाने को कहा। डॉक्टर अब रिटायर हो चुके थे और एक वृद्धाश्रम में रहते थे। विक्रम उनसे मिलने गए। डॉक्टर ने उन्हें एक लिफाफा दिया जो विक्रम की मां गायत्री देवी ने मरने से पहले उनके लिए छोड़ा था। उस लिफाफे में एक खत और एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरोही एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थी और खत में सारी सच्चाई लिखी थी कि कैसे आरोही ने उन्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए दूर चली गई थी। कैसे उनके पिता ने उन्हें धोखा दिया था और कैसे उनकी मां ने चुपके से उनके बेटे को बचाया था। सच्चाई जानकर विक्रम टूट गए। 30 साल तक वह उस औरत से नफरत करते रहे जिसने उनकी और उनके बच्चे की जान बचाई थी। वह अपराध बोध से भर गए। वह रोते हुए तुरंत रोवी ढाबा पहुंचे। उन्होंने रोवी को सब कुछ बताया और उसे वह तस्वीर दिखाई। रोवी, जो अब रोहन के नाम से जाना जाता था, सच्चाई जानकर हैरान रह गया। वह भी रो पड़ा। फिर वह विक्रम को अपनी मां के पास ले गया। 30 साल बाद विक्रम और आरोही आमने सामने थे। शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी, एक दूसरे को माफ किया। उन्होंने अपने अपने ब्रोच उतारे और मेज पर एक दूसरे के बगल में रख दिए। दुनिया में सिर्फ 2 ब्रोच जो 2 दिलों के एक होने का प्रतीक थे। रोहन ने अपने माता पिता को फिर से मिलते हुए देखा। 30 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ था। उनका परिवार अब पूरा हो गया था। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में बताएं कि आपने यह कहानी कहां से सुनी। हम आपको प्यार भरा जवाब देंगे। खुश रहिए।